नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर अच्छी है। मैं हूं साक्षी सिंह। इसमें हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो आशाएं जगाती हैं, उम्मीदें बांटती हैं, हौसलों को बढ़ाती हैं और भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ सुकून देती हैं। क्यों ये खबरें अच्छी हैं, देखिए। वक्त कब किसी की किस्मत बदल दे ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ हुआ है एक चाय वाले के साथ। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में चाय और चौपाल दोनों मशहूर हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले चाय पर चर्चा का दौर छेड़ा, मानो चायवाद की राजनीति का भी दौर चल पड़ा हो। अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी खाट, भुट्टा और चाय को लेकर लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जब मऊ में अपनी किसान यात्रा के दौरान निकले तो उन्होंने भी चाय की चुस्कियां ली। लेकिन जिस दुकान में राहुल गांधी ने चाय पी, उस दुकानदार की किस्मत बदल गई। दरअसल अतरारी चुंगी पर है दिनेश की दुकान। इसी दुकान में राहुल गांधी ने एक नहीं 2 चाय पी, समोसा और इमरती भी खाई। बस फिर क्या था, इसके बाद दुकान में चाय और मट्ठी खाने वालों की लाइन लगने लगी। आए थे और उन्नाव की मोहम्मदाबाद की चाय और समोसे की दुकान बहुत मशहूर है दिनेश शर्मा की। तो हम भी सोचे हैं कि उधर से गुजर रहे थे, थोड़ी उनकी दुकान पर चाय और समोसा और इमरती खाकर हम भी स्वाद चख लें। अब भला जिस दुकान में राहुल गांधी ने चाय पी और समोसे खाए, उस दुकान के समोसे का स्वाद हर कोई क्यों नहीं चखना चाहेगा। राहुल गांधी जी यहाँ पे अपना कीमती समय दिया, हम भी खाकर थोड़ा उनका टेस्ट जानना चाह रहे थे। और जब से वो आए यहाँ पर दुकान काफी मशहूर हो चुकी है। दुकानदार दिनेश के बेटे बताते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी ली और राहुल से उन्होंने हाथ भी मिलाया। तो सही है ना कि मन अच्छा लगा ना। कांग्रेस के राजकुमार हमारे यहाँ आए थे तो हमें तो अपार खुशी हुई, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा है, कोई चाय वाला है, कोई राजकुमार है, उससे कोई फर्क नहीं, सबका अपना प्रेम देता है। चाय में चीनी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी अब चाय पर चर्चा हो गई है। फिलहाल तो दिनेश की दुकान में राहुल गांधी के चाय पीने के बाद किस्मत का दरवाजा जरूर खुल गया है। मऊ से जाहिद इमाम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आपने देखा कैसे चाय ने किस्मत बदल दी। अब अगली खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। साफ सफाई का सीधा संबंध मानव स्वास्थ्य से और संक्रामक बीमारियों से है। सफाई व्यवस्था न होने के कारण फैलने वाली बीमारियों की सूची बहुत लंबी है। हम में से ज्यादातर लोग घर की साफ सफाई पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन गली की सफाई पड़ोसी पर छोड़ देते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो खुद ही निकल पड़ा गलियों में झाड़ू लगाने के लिए। स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। साफ सुथरा घर जितना खूबसूरत दिखने में लगता है, उतना ही फायदा सेहत को भी होता है। इससे भी ज्यादा जरूरी है साफ सुथरी सड़कें और सुंदर गलियां। हालांकि ज्यादातर लोग अपने दरवाजे से बाहर झाड़ू लगाने की जहमत नहीं उठाते, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलियों में निकलकर सफाई की मुहिम छेड़े हुए हैं। हमीरपुर की सड़कों पर झाड़ू हाथों में लिए शख्स हैं 45 साल के ज्ञान प्रकाश। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये स्वच्छता अभियान पर निकले हैं। ज्ञान प्रकाश का कहना है कि जब वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लोगों को मरते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, और यही वजह है कि वो खुद ही झाड़ू लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं। पीछे बारिश बहुत हुई है तो गंदगी रहती है, अगर पानी भरेगा मच्छर पैदा होगा, उससे वायरल चिकनगुनिया, डेंगू ऐसी बीमारियों का बहुत ही खतरा रहता है। तो हम अगर इस सफाई अभियान के लिए विशेष जोर देंगे जगह जगह जा कर के, तो इन सब बीमारियों से हमें निजात मिलेगा। हर साल कई लोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों से जान गंवा देते हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और सरकार की उदासीनता के चलते हालात जस के तस बने हुए हैं।
ऐसे में ज्ञान प्रकाश एक जरूरी संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो काबिल तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बढ़ती आबादी के कारण अब गांव शहरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। ऐसे में गांव से जुड़ी परंपरा भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। समय कुछ यूं बदला कि जिस मिट्टी पर किसान खेती करते थे उस जमीन पर अब मकान है। लेकिन भोलेनाथ की नगरी वाराणसी का रंग ही अलग है। यहाँ आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां परंपरा को संजो कर रखा गया है। ऐसी ही एक परंपरा का हिस्सा है रुद्राक्ष की गुहाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। मोतियों की तरह हाथ से फिसलते ये दाने किसी अनाज के नहीं हैं, बल्कि ये दाने हैं एक ऐसे फल के जिसका सीधा संबंध भगवान के वरदान से है। इन दानों को उस परम परमेश्वर का आशीर्वाद माना जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सृष्टि के संहारक हैं। वो भक्तों की हर इच्छा जल्द पूरी करते हैं। ये है रुद्राक्ष। तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिस रुद्राक्ष को पाने के लिए लोग नेपाल और इंडोनेशिया का रुख करते हैं वो वाराणसी के मड़ोली गांव में मिलता है। हालांकि इस गांव में रुद्राक्ष की खेती नहीं होती, लेकिन यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबी बना दिया रुद्राक्ष ने। दरअसल मड़ोली गांव में होती है रुद्राक्ष की गुहाई, जिसे पिरोना भी कहा जाता है। सालों से तो बहुत दिन से होता है, लेकिन महिला से खर्चा बस यही माला से चलता है सबका। कैसे कैसे गुजारता करते हैं और कुछ नहीं। पौराणिक मान्यताएं हैं कि शिव के नेतृत्व से रुद्राक्ष का उद्भव हुआ और रुद्राक्ष जितना छोटा हो ये उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होता है। कुछ साल पहले इन गांव के पुरुष शहर में जाकर छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन जब से रुद्राक्ष की माला तैयार करने का काम शुरू हुआ इस गाँव के लोगों के जीवन स्तर में लगातार सुधार होने लगा। बनारस में कम से कम 200 से ज़्यादा गांव इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और ये अमूमन उन 200 गांव की महिलाएं ये अपने पति के कमाई के अलावा ये इसमें लगी हुई हैं और इस व्यवसाय में के चलते कुछ अतिरिक्त आय कर लेती है अपना खुद का। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इन महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने घर में बैठ के ही ये जो कमाई छोटी ही सही लेकिन घर बैठ के ही कमा लेती है। मड़ोली गांव की सबसे खास बात है यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ इस कार्य को कर रही हैं। एक गांव से शुरू हुआ रुद्राक्ष बनाने का लघु उद्योग अब 200 गांव तक पहुँच चुका है। काशी के इन गांव में छोटा रुद्राक्ष नेपाल से आता है और बड़ा रुद्राक्ष इंडोनेशिया से। नेपाल से आता है और इंडोनेशिया से आता है। क्या वजह है यहाँ पर? क्या इसका पैदावार नहीं है, बस दो ही जगह। तो प्राकृतिक मौसम का है, उसको एटमॉस्फेयर वहाँ मिलता है इसलिए वहीं पर होता है, कुदरती देन है। एक मोटी मोटा तो आप मान लीजिए कि हिंदुस्तान में जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं सब जगह जाता है, यहाँ से यहीं से जाता है माल। और बनारस भी, बनारस तो सबसे बड़ा हब है इसको आप कह सकते हैं। और ये यहाँ पर सारे रुद्राक्ष के जितने भी प्रोसीजर होते हैं तैयार करने के वो यहीं होते हैं। फिलहाल मड़ोली गांव में रुद्राक्ष की गुहाई का काम पारंपरिक तरीके से होता है। गांव के लोग यहाँ प्लांट लगवाना चाहते हैं ताकि कम वक्त में ज्यादा काम हो सके और गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। काशी के मड़ोली गांव में महिलाओं को रुद्राक्ष ने आत्मनिर्भर बनाया। कुछ सालों पहले तक यहाँ के पुरुष बाहर जाकर नौकरी करते थे, लेकिन रुद्राक्ष के कारोबार ने इस गांव की महिलाओं को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि यहाँ के पुरुषों को भी रोजगार का एक जरिया दिया है। तो आपने देखा किस तरीके से एक रुद्राक्ष ने एक गांव की किस्मत बदल दी। वहीं एक शख्स ऐसा भी है जिसने खुद की जिंदगी में अंधेरा होते हुए भी दूसरों की जिंदगी में ज्ञान की रोशनी जलाने का जिम्मा उठाया। उसकी खुद की जिंदगी में ऐसा उजियारा नहीं हुआ जिससे वो इस रंगों भरी दुनिया को देख सके, लेकिन उसने आने वाली पीढ़ी के भविष्य में उजियारा लाने के लिए पूरी शिद्दत की। हम बात कर रहे हैं सागर के रघुबर दास विश्वकर्मा की। रघुबर दास विश्वकर्मा बच्चों के चहेते टीचर हैं। क्लास में उनकी एंट्री से बच्चों में खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। रघुबर दास मध्य प्रदेश के सागर की खुरई तहसील के एक स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में
क्यों असफल रहे? ब्रिटिश शासन की गंभीर चुनौती नहीं उत्पन्न कर सके कि कोई बात नहीं, चिल्ला रहा है तो चिल्ला रहे, ठीक है ना। मेरे सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या है कि ये पढ़ाते हैं अब तो बहुत अच्छे समझ में आता है और इनकी पढ़ाई से पूरा क्लास अच्छा ही रहता है। तो कोई भी पढ़ाई है लगन से करो पढ़ाई के लिए, तभी आगे बढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि पढ़ाई को औपचारिक रूप से एक किताब लटका ली और एक दो किताब लटका ली, ऐसा नहीं है। ब्रेल बुक वगैरह की समस्या आती है, आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। पहले तो उपलब्ध हो गई थी, जहाँ से कोर्स बदला, ये अभी 1 साल पहले सिलेबस बदल गया, तो उसमें क्या ब्रेल बुक आसानी से उपलब्ध है, तो फिर मैंने नोट्स बनाए, नोट्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया। जिंदगी की किसी भी मुश्किल को रघुबर दास ने अपने हौसलों के आगे टिकने नहीं दिया। वो झुके नहीं, कभी किसी के आगे मदद का हाथ नहीं फैलाया, वो बढ़ते ही गए। दुनिया को रघुबर ने आंखों से नहीं देखा, फिर भी लोगों को जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। स्कूल प्रशासन को भी रघुबर दास पर नाज है, उन्होंने स्कूल को नई दिशा दी है। नेत्रहीन है, थोड़े से विकलांग कोटे से हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति, लेकिन उनकी कार्यशैली देख के ऐसा लगता नहीं है कि सर को किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है। वे अपने आप में अपने कार्य में पूरी तरह से दक्ष हैं। कक्षा में पूरी तरह से पूरे आत्मबल से, पूरे आत्म मनोबल से शिक्षण कार्य कराते हैं। बच्चे पूरी तरह से उनसे नियंत्रित रहते हैं, कक्षा में पूरा अनुशासन रहता है। उम्मीदों और हौसलों से भरे रघुबर दास को देख सीख लेनी चाहिए और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अमित अग्रवाल, सागर, हिंदी खबर। तो रघुबर दास ने अपनी जिंदगी के संघर्ष को ही अपनी ताकत बना लिया और जीत लिया सबके दिल को। आगे बढ़ रहे हैं। आपने बैंक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको एक ऐसे बैंक के बारे में बताएंगे जिसमें पैसे नहीं, अनाज जमा किया जाता है। गरीबों को 2 वक्त की रोटी नसीब करवाना ही इस अनाज बैंक के संचालकों का मकसद है। ये तस्वीरें हैं मां अन्नपूर्णा की नगरी वाराणसी के अनाज बैंक की। इस अनाज बैंक में गरीब निर्धन परिवारों को हफ्ते में 1 दिन परिवार की जरूरत के हिसाब से बिना किसी शुल्क के अनाज दिया जाता है। लेकिन यही अनाज बैंक त्योहारों के मौके पर लोगों को अतिरिक्त अनाज देकर उनके त्योहार की खुशियों को डबल कर देता है। अनाज बैंक शुरू से इस परंपरा पे काम करता आया है, क्योंकि हम लोग काशी में रहते हैं तो हमेशा बड़े बुजुर्गों से ये सुनते आए थे कि त्योहार वाले दिन किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। तो ये कहावत सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके घर में अनाज भरा हुआ है, ये सारी परंपराएं उनके लिए भी है जिनके घर 2 टाइम का भोजन नहीं बन पाता है। अनाज बैंक में चावल, दाल, आटा, मसाले मिलते हैं। इसके लिए आम बैंक की ही तरह ही खाता खुलवाना पड़ता है। दरअसल अनाज बैंक के कर्मचारी एक सर्वे करते हैं, जिसके माध्यम से गरीब परिवारों का चयन किया जाता है। इसके बाद अनाज बैंक से उन्हें राशन दिया जाता है। चावल मिले थे, आटा मिले थे, मसाला है और नमक बताने। बकरीद के पहले मिले थे, सब सही है, अच्छा लगा तब हम लोग आए थे। ये अनाज बैंक पिछले साल ही खुला है, लेकिन कम वक्त में बेहद लोकप्रिय हो गया है। अनाज बैंक में आप भी गरीबों की मदद के लिए राशन जमा कर सकते हैं, ताकि एक गरीब परिवार को भी 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात एक ऐसे बच्चे की करेंगे जो कुछ महीनों में ही अपने माता पिता के लिए नई आशा की किरण लेकर आया। जिस बच्चे को कमजोर बताया जाता था, वो बच्चा तो मैथ्स का जीनियस निकला। कैसे, देखिए रिपोर्ट। काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती, ये सच कर दिखाया है तस्वीरों में दिख रहे इस बच्चे ने। 5वीं में पढ़ने वाले इस बच्चे के हुनर पर माता पिता से लेकर टीचर तक हैरान हैं और नाज भी करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक गूगल बॉय है, तो आप गलत नहीं हैं, लेकिन ये बच्चा औरों से थोड़ा अलग है। 5वीं के इस छात्र का नाम कवि यादव है और कल तक इस बच्चे की पहचान हकलाने वाले बच्चे की थी, लेकिन आज इस बच्चे को 10,000 तक के पहाड़े याद हैं और जोड़ गुणा भाग चुटकियों में कर लेता है। 9 98 9 98 9 98 2 99
पांचवी कक्षा में पढ़ने वाला कवि मथुरा के कस्बा अडिंग में रहता है। कवि के पिता बताते हैं कि कवि को कुछ महीनों पहले तक दौरे आते थे और हकलाने की समस्या थी और क्लास में सबसे कमजोर छात्रों में गिना जाता था। लेकिन धीरे धीरे कमजोर माने जाने वाला कवि गणित की संख्याओं पर हावी हो गया। इस बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने इसको गोद ले लिया है और इसके पूरा जहाँ तक इसकी पढ़ाई होगी वहाँ तक का पूरा खर्चा, रहने सहने, विद्यालय में हॉस्टल है यहीं पे इसको रखा जा रहा है और यहीं पे इसका पूरा खर्चा विद्यालय की तरफ से किया जाएगा। इस बच्चे की जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी की जाएगी हर तरह से। ये होनहार बच्चा है, विद्यालय के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। कवि का दिमाग अब कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है। कैलकुलेटर की कैलकुलेशन से पहले कवि का दिमाग चलता है और ऐसे में बच्चे के माता पिता और शिक्षक बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो कवि जैसे बेटे पर उनके माता पिता को जरूर नाज होना चाहिए। आपने आज्ञाकारी बेटे के बारे में सुना होगा, आज्ञाकारी शिष्य के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज्ञाकारी बल्ब। देखिए रिपोर्ट। बंद हो। कुछ पल के लिए आपको समझ नहीं आया होगा कि ये क्या हो रहा है, इस बल्ब के जलने बुझने में खास क्या है। चलिए एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तेज हो, बंद हो जा। अब मैं कहूँगा कि भैया की आवाज से चल जा, तो ये भैया की आवाज से चल जा। भैया की आवाज चल जा, चल जा, बंद हो जा। अब आपको कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि ये बल्ब इस युवक के इशारों पर जल रहा है और बुझ रहा है। यहाँ तक कि रोशनी कम और ज्यादा भी हो रही है। तेज हो, बंद हो जा। दरअसल इस युवक का नाम अभिषेक है और ये बल्ब अभिषेक ने ही बनाया है। रामपुर जिले के शाहबाद क्षेत्र के छोटे से गांव दानियापुर के रहने वाले 12वीं के छात्र अभिषेक ने आज्ञाकारी LED बल्ब का निर्माण किया है। ये बल्ब अपने मालिक की आवाज से जलता है और अपने ही मालिक की आवाज से बंद भी हो जाता है। थोड़ा तेज हो, चल जा, बंद हो जा। मैंने इससे पहले एक नॉर्मल बल्ब बनाया था जो लाइट भागने के बाद जलता था, लेकिन आज ये बल्ब लाइट भागने के बाद के साथ साथ मेरी आवाज से जलता है। ये एक आज्ञाकारी बल्ब है। अगर मैं इससे कहूँगा जल जा तो ये जलेगा और कहूँगा बंद हो तो बंद होगा। दरअसल ये बल्ब अभिषेक के इशारे पर चल रहा है तो इसके पीछे साइंस है। अभिषेक ने एक साउंड सेंसर बनाया है जिसकी मदद से अभिषेक की आवाज को ये सेंसर कैच करता है और ये बल्ब ऑपरेट होता है। अभिषेक का ये आविष्कार इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, ये बल्ब बिजली जाने के बाद भी जलेगा। इस बल्ब में चार्जिंग बैटरी भी लगाई गई है। मैंने इसमें अपने सेंसर तैयार किया है। काफी सारे सेंसरों को मिलाकर इसमें एक अपना सेंसर तैयार किया है। इसका कितनी देर जल जाएगा बिना लाइट के? ये बिना लाइट के 4 से 8 घंटे तक जलेगा। अभिषेक का ये कोई पहला आविष्कार नहीं है। इससे पहले अभिषेक ने किसानों के लिए मोबाइल से घर बैठे ट्यूबवेल बंद करने का आविष्कार किया था। देश की सुरक्षा के लिए भी एक यंत्र बना चुके हैं अभिषेक। अभिषेक का कहना है कि वो आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार से आर्थिक मदद चाहिए। तेज हो, बंद हो जा। अब मैं कहूँगा। रामपुर से अफान अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भैया की आवाज चल जा। तो आपने देखा किस तरीके से एक छोटे से गांव में रहते हुए भी इस छात्र ने कारनामा कर दिखाया। कुछ लोग पढ़ाई के लिए हार्वर्ड जाना चाहते हैं, कुछ लोग कैम्ब्रिज का सपना देखते हैं और कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक तंगी के कारण प्राथमिक शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन एक ऐसी लड़की के बारे में हम आपको बताएंगे जो पढ़ने के लिए लालायित है और उसकी जिद ही उसे हिम्मत दे रही है। पहले कुदरत ने पिता का साया छीन लिया और फिर दादा ने उसे ठुकरा दिया। बेटियों के साथ खुदकुशी करने पर मजबूर है उसकी माँ। चिट्ठी में लिखी शची की दास्तां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
शची सीतापुर जिले के अटरिया थाना इलाके की रहने वाली है। इंटर में 91% अंक पाने वाली इस बेटी के पास बीएससी में दाखिले के लिए पैसे नहीं है। इतना ही नहीं, फीस न भर पाने के कारण उसकी बहन को भी कक्षा में खड़ा करके शर्मसार किया जाता है। सड़क दुर्घटना में पिता की मौत के बाद परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दादा रामचरण पांडे ने उन्हें खाने पीने का सामान देना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, रामचरण ने दिनेश के लगाए यूकेलिप्टस के पेड़ काटकर बेच दिए और 18 बीघा जमीन पर बैंक से कर्जा ले लिया। शची के परिवार की आर्थिक तंगी देखकर नाना राम आसरे उसे अपने घर ले आए। तो पापा की डेथ के बाद हम लोग की पढ़ाई के लिए मतलब कोई रुपया पैसा नहीं था, तो जैसे कैसे नाना ने भी इंटर हम लोग करवाया है, लेकिन इसके बाद की पढ़ाई करने के लिए मतलब हम एडमिशन कहाँ लें, कैसे लें, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था। शची को एक के बाद एक कई परेशानियां घेर रही थी, लेकिन इंजीनियर बनने का सपना शची को हिम्मत दे रहा था। ऐसे में उसने मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। ट्विटर पर बेटी की पुकार सुनकर मुख्यमंत्री ने सीतापुर जिले के जिलाधिकारी को हर संभव मदद करने के निर्देश दे दिए हैं। इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो ये इसने एक रिक्वेस्ट किया था कि इनको शिक्षा के लिए मदद दी जाए, तो उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश हुआ और हम लोगों ने जिले में इनको एक लोहिया आवास तत्काल उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ हमने यहाँ के कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बात करके और उन्होंने भी हामी जताई है, बच्ची को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही इस बिटिया को कन्या विद्याधन के तहत भी लाभान्वित ऑलरेडी कराया जा चुका है। फिलहाल शची के परिवार को लोहिया आवास भी मुहैया करा दिया गया है। वहीं सरकार से आर्थिक मदद भी दी जा रही है। शची की कोशिश ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और मुसीबतों से हारने वालों के लिए एक मिसाल भी बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कहते हैं मुश्किल वक्त में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता इस मुश्किल दौर से एक ऐसा विकल्प निकल कर आए जो सारी परेशानियों को खत्म कर दे। रामपुर में भी गन्ना किसानों ने ऐसा ही विकल्प निकाला जो अब मुनाफे पर मुनाफा दिला रहा है। सेहत के लिए फायदेमंद केला अब किसानों की आर्थिक सेहत भी सुधारने लगा है। कम लागत में अधिक मुनाफे की खेती से किसानों ने राहत की सांस ली है। मौसम की मार कहें या सरकार की अनदेखी, रामपुर जिले के किसानों को धान, गेहूं और गन्ने की खेती से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ज्यादा लागत वाली इन फसलों से किसानों को कम ही कीमत मिली है, जिसकी वजह से किसान कर्ज में डूब रहे थे। लेकिन अब इन किसानों ने इसका बेहतर विकल्प ढूंढ लिया है। इसमें काफी मार्जिन और खेती में किसान दबता चला रहा, कर्ज में भी डूब रहा। इसमें कम से कम 2 लाख रुपए एकड़ का मुनाफा, तो इसमें किसान की तरक्की होगी। किसान अगली बार, मेरी ये गुजारिश है, काफी लोग लगाएं ऐसे केले को। हम भी अगली बार काफी लगाएंगे और ज्यादा, आपके तो थोड़े लगा, अगली बार 4-5 एकड़ लगाऊंगा। स्वार क्षेत्र के नानकार रानी गांव के हबीब अहमद पिछले 2 सालों से केले की खेती कर रहे हैं। इनके बेटे मुफीज कहते हैं कि केले की फसल से उन्हें काफी फायदा हुआ है। 1 एकड़ केले की फसल से इन्हें 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, केले की फसल को बेचने में भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि व्यापारी खुद घर आकर नगद केले खरीद कर ले जाते हैं। इसमें काफी मुनाफा, आप ये फायदा से खेती करी गई है, इसमें काफी मुनाफा होगा। और इसमें 1200 पौधा लगा हुआ है एकड़ में, और इसमें कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की किसान को आमदनी होगी। केले की खेती ने किसानों में नई उम्मीद जगा दी है। जिले के किसानों को केले की खेती खूब भा रही है। इस खेती की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गांव नानकार रानी में 24 किसानों ने गन्ने की खेती छोड़कर केले की खेती करनी शुरू कर दी है। गन्ने में इसमें दवाई का वो होता है ज्यादा, इसमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती किसान को। इसे 2 साल तक ऐसे होता है। और इसके ये 9 लाख है, 9 लाख आने के बाद इसको ये काट दिया जाएगा, फिर इसमें फिर कल्ला निकलेगा, उसमें 2 कल्ले छोड़े जाएंगे। उसके बाद फिर दवाई लगती रहेंगी, फिर उस टाइम पानी लगेगा, इसको पानी का प्रयोग करेंगे भैया।
केला आयुर्वेदिक औषधि के रूप में तो इस्तेमाल होता ही है, अब किसानों की समस्याओं का भी उपचार करने लगा है। हबीब अहमद को देखकर दूसरे किसान भी प्रशिक्षण लेकर केले की खेती करने लगे हैं। उम्मीद की जा सकती है कि खेती के ऐसे ही विकल्प ढूंढकर किसानों की हालत सुधरेगी और किसान भी अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो रामपुर में किसानों के लिए केले की खेती खुशहाली लेकर आई उनकी जिंदगी में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी से क्या खुशखबरी आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। फूलों की घाटी में इस बार पर्यटकों की आवाजाही का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। अब तक करीब 10,000 पर्यटक घाटी के दीदार के लिए पहुंच चुके हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कमाई के लिहाज से भी फूलों की घाटी को भारी मुनाफा हुआ है। साफ मौसम होने की वजह से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और भ्यूंडार घाटी के अच्छे दिन लौट आए हैं। पर्यटकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। साल 2011 में करीब 7,000 पर्यटक पहुंचे। साल 2012 में ये आंकड़ा 9,000 तक पहुंच गया। साल 2013 में पर्यटकों का आंकड़ा 500 तक पहुंच गया। साल 2014 में और गिरावट आई और ये संख्या 200 तक पहुंच गई। 2015 में पर्यटकों की आने की तादाद में इजाफा हुआ और ये संख्या 7,000 तक जा पहुंची। 2016 में ये आंकड़ा 10,000 के रिकॉर्ड तक जा पहुंचा। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए जून से अक्टूबर के लिए खोली जाती है। 2013 की आपदा के बाद यहां आवाजाही ना के बराबर हो गई थी, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े भूडार घाटी के लोग मायूस थे। इस बार उनकी उम्मीदों को पंख लगे और घाटी के खुलते ही वहां पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगी। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन को 16,33,125 रुपए की आय हुई है, जो कि अपने आप में ही रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, अभी भी देश दुनिया के पर्यटक यहां आने के लिए जानकारियां ले रहे हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर में भी फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार रहेगी। फूलों की घाटी को साल 1982 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। साल 2005 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। फूलों की घाटी में 500 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। हिमालय भालू, स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग समेत कई दुर्लभ प्रजातियां भी पाई जाती हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली के अधिकारियों के मुताबिक इस साल फूलों की घाटी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। हालांकि बरसात के चलते पर्यटकों की आवाजाही कुछ कम है, लेकिन सड़क के दुरुस्त रहने पर इस संख्या में खासा इजाफा हो सकता है और इस साल अच्छे पर्यटन और मुनाफे की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहाड़ों की घाटी से अब मैदान की तरफ आते हैं। गाजियाबाद शहर में आज भले ही बड़े बड़े मॉल्स बन गए हों, पुराने घरों की जगह ऊंची ऊंची सोसाइटीज बन गई हों, लेकिन ये शहर अपने आप में एक समृद्ध इतिहास का गवाह है। 1740 में बने इस शहर में कई शानदार चीजें हैं। इन्हीं में से एक है डासना इलाके में लगी एक चक्की। क्या है इस चक्की का इतिहास, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। ना कोई जनरेटर, ना कोई करंट, ना ही टनल, ना कोई डीपीआर, ना ब्लास्ट और ना ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। इसका नमूना है ये पनचक्की। गाजियाबाद के डासना इलाके में नाहल झाल गांव में लगी इस पनचक्की को देखकर आपको हैरत जरूर हो रही होगी। आखिर आटा पीसने वाली चक्की बिना बिजली के चल कैसे रही है। इस चक्की को मसूरी झाल की चक्की के नाम से भी जाना जाता है। पानी के बहाव से चलने वाली इस चक्की को नाहल निवासी हकीकत पुत्र अब्दुल वहाब ने 2009 में 3 लाख रुपए के सरकारी ठेके पर लिया था, जिसके बाद इस चक्की पर आसपास के लोगों की नजर पड़ी और अब लोग इस चक्की में आटा पिसवाने लगातार आते रहते हैं। ये चक्की अंग्रेजों के जमाने की है। इसका बारदाना बनता आगरा, ठीक है, आगरा से बारदाना आता है। जब कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? लगभग 3 जने आदमी रहते हैं। कब की चक्की लगी है यहाँ पर? ये अंग्रेजों के ज़माने की चक्की है। अच्छा, 200 साल हो गए पुराने से। दरअसल ये चक्की चलती है पानी के बहाव से। जितना तेज पानी का बहाव होगा, उतनी तेज ये चक्की चलेगी और आटा उतनी अच्छी तरह पिसेगा।
करीब 200 साल पुरानी इस चक्की को गति पानी के बहाव से मिलती है। पानी का बहाव ही मशीन के पार्ट्स को गति देता है। लगभग 200 साल पहले आम लोग गेहूं या किसी और अनाज की पिसाई के लिए हाथों से चलने वाली घरेलू चक्कियों पर ही निर्भर थे। ऐसे में इस चक्की के लगने से लोगों को काफी फायदा हुआ। इस चक्की की इंजीनियरिंग इतनी कामयाब है कि आज भी लोग इसी चक्की से आटा पिसवाना पसंद करते हैं। गाजियाबाद से प्रवीण अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो अच्छी खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।